हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड एग्ज़ाम 24-25 के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे, कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो कमेंट करके बताना सारे बच्चे कैसा गया एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए के क्वेश्चन से। तो सेक्शन ए में ये हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन है, तो हम इंग्लिश में डिस्कस कर लेंगे, इंग्लिश मिक्स हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है इसमें से? तो जैसा कि सबको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होती है? जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो फर्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। तो ये तो फूड कुक करना, इसमें तो है ये कोई एक्सोथर्मिक नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी नहीं है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला ठीक है। इसमें क्यों है? क्योंकि देखो रेस्पिरेशन जब होता है तो आपको पता है, आपने बायो में भी पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और क्या रिलीज होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे देखो रिलीज हो रही है हीट की फॉर्म में, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन्हें कहते हैं? जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेस्पिरेशन कैसा होता है? रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर इस रिएक्शन का मैं उल्टा करूँ, यानी ये वाला पार्ट यहाँ ले आऊँ और ये वाला यहाँ, तो ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। वहाँ पे एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स कर दो, ये वाला इधर ले आओ और ये वाला इधर, तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगा, तब एंडो होगा, ठीक है। अभी फिलहाल रेस्पिरेशन कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप एक्सो और एंडो समझ आ गए होंगे आपको। एक्सो में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट क्या होती है उसमें? हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सो में हीट रिलीज होती है। क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट रिलीज हुई है, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। जो क्वेश्चन पेपर में लगे हुए हैं मार्क्स वो सारे सही नहीं है, जो मैं बताऊंगी वो फाइनल आंसर होगा। तो रेस्पिरेशन वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एडेड टू 3 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड देन इनसॉल्युबल सब्सटेंस गेट फॉर्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोले वहीं से पता चल जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल रहा है, तो यानी ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम सल्फेट होता है NaSO4, और क्योंकि इसका फॉर्मूला बनाओगे आप तो Na सोडियम और सल्फेट SO4, Na की वैलेंसी 1, सोडियम सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस करके इसका प्रॉपर फॉर्मूला बनाना Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला बनाओ। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 और क्लोराइड की 1, तो क्रॉस कर देना, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये बेरियम क्लोराइड है। अब Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया तो देखो आयन एक्सचेंज हो गए। Na के पास Cl चला गया और बेरियम के पास सल्फेट आ गया, ठीक है। फिर फॉर्मूला ऐसे ही बनाना, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, क्रॉस करके Na भी 1 Cl भी 1। बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, 2 से 2 कट गया, 1 1, यानी कि इसके पास भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो प्रॉपर वैलेंसी एक्सचेंज करके फॉर्मूला भी बनाना है आपको। वैसे इस क्वेश्चन में बनाना नहीं है कुछ, बस आंसर देना है। बट एग्जाम्पल मतलब आपके पास रिएक्शन होता तो आप इजीली बता सकते हो ना, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ गया कि ये वाला रिएक्शन लिखो तो आपको ये रिएक्शन भी आना चाहिए। फिलहाल आपको जस्ट बोला गया था, तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है ना वो सॉलिड में मिलेगा आपको, तो ये प्रिसिपिटेट फॉर्म होगी, जिसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रिसिपिटेट बनते हैं ना, तो वो रिएक्शंस ना मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं? तो अगर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता ऑप्शन में तो वो भी आपका आंसर होता। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन दोनों होते ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है। तो वैसे भी मुझे हिंट से ही पता चल गया था कि इनसॉल्युबल मिला है, तो इनसॉल्युबल का मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है,
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो वो भी आंसर होता अगर ऑप्शन में होता, बट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का अंदर Na के पास Cl आ गया, आयन एक्सचेंज हुआ ना, और बेरियम के पास सल्फेट आयन एक्सचेंज हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक प्रिसिपिटेट बनता ही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। जितने क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क है वो सारे सही नहीं है, जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो डी इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आइडेंटिफाई PQR। तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन गिवन है आपको, और आपको ना इनके आगे के कोफिशिएंट्स नहीं गिवन है। ये कब मिलते हैं आपको, जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हो। बैलेंस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इससे अच्छा ये जो ऑप्शंस गिवन है ना 6, 7, 5, यानी P की जगह 6 रख के देखो, Q की जगह 7 रख के देखो, और R की जगह 5 रख के देखो। फिर देखो क्या यहाँ पे जितने एटम है कार्बन के, क्या उधर भी इतने ही एटम बन रहे हैं। अगर ये वाला सही नहीं होगा तो फिर दूसरा वाला रख के देखना। तो मैंने ये वाला रख के देखा तो नहीं बन रहा था मेरा, तो ये 6, 12, 6 रखा। अगर मैंने देखो, अगर मैं P को 6 रख देती हूँ, Q को 12 रख देती हूँ, और R कितना है 6, 6, 12, 6 रखती हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। देखो कार्बन 6 है, कार्बन P है ना, कार्बन के आगे P है, तो कार्बन 6 है, तो इधर भी देखो कार्बन के 6 है ना। अब देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 और 6, तो 2, 6 12 है, इधर 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो क्यों मैंने 12 रखा, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन कितने हैं आपके इस साइड 24 है। अब इस साइड भी चेक करो, ऑक्सीजन 24 है कि नहीं, ये 6 है। यहाँ पे देखो 2, 6 12 हो गए ना, R6 रखा तो 2, 6 12, 12 और 6 18, और यहाँ भी 6 है देखो, है ना ऑक्सीजन, तो 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो ऑक्सीजन 24 दोनों साइड आ रहे हैं। तो यानी कि आप ना ये जो ऑप्शन है ना इन्हें रख रख के देख लेना, तो जितने कार्बन के एटम इधर है उतने ही इधर होने चाहिए, ऐसे ही जितने ऑक्सीजन के एटम है उतने ही इस साइड भी होने चाहिए, है ना, राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट वाले एटम प्रोडक्ट वाले एटम के बराबर होने चाहिए। अब आप हाइड्रोजन भी मैच कर लो, देखो हाइड्रोजन देखो 2 और ये 12 आ गया, तो 12 2 24 है, इधर इधर देखो 12 है, और इधर भी 2, 6 12 है, तो 24 है ना। हाइड्रोजन भी कितने आ गए दोनों में 24 दोनों साइड, तो यानी ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। P आपका 6 आएगा, Q 12 आएगा, R आपका 6 आएगा। किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन पे टिक किया है कमेंट करके मुझे बताना। एंड ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट की वीडियोस को सारी चेक कर लेना, उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जो कि आपके CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके अच्छी तरह से जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, PYQs है, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको कोई भी पेपर हार्ड से हार्ड आए आप इजीली कर लोगे। तो 5 to 6 क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, एंड इस पेपर का भी जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर की भी आपको इक्वेशन आनी चाहिए। जो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर जो केमिकल्स है, ब्लीचिंग पाउडर में से एक केमिकल होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, पहले ना आपको ये रिएक्शन ना आना चाहिए, साइड में रफली कर लिया करो, यहाँ करना नहीं होता है, मैं एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, कंसेप्ट समझा रही हूँ, इसलिए आपको ये सारे रिएक्शन बता रही हूँ, अदरवाइज आपको तो सीधा आंसर पर टिक करके आना है। बट अगर आप रिएक्शन लिख लेते हो ना सामने, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो देखिए जो ये वाला है ब्लीचिंग पाउडर वाला रिएक्शन अगर मैं बात करूं, तो ब्लीचिंग पाउडर में होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, स्लेग लाइम जिसको कहते हैं, इसको जब हम क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन है Cl2, तो जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं स्लेग लाइम को, ये ड्राई होता है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम को हम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर किस किस से बनता है, स्लेग लाइम और क्लोरीन को रिएक्ट करने से। तो ये रिएक्शन अगर आपको आता है तो आप इजीली आंसर बता सकते हो। तो ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, क्लोरीन किस में डालते हैं हम, स्लेग लाइम में, है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 4 का। तो ये ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन 5, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सोल्यूशन द प्रोडक्ट फॉर्म रहा। ये भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राइन सोल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इस रिएक्शन का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ब्राइन सोल्यूशन जब भी बोले ना, याद रखना इलेक्ट्रिसिटी और ब्राइन सोल्यूशन, यानी ये आपको क्लोरोएल्कली प्रोसेस की बात कह रहे हैं। तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस में होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये क्लोरोएल्कली। इसमें क्या होता है कि जब NaCl एक्वस को ही हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, याद रखना। ब्राइन सोल्यूशन किसको कहते हैं, NaCl एक्वस को। तो इसमें जो इसका सोल्यूशन होता है NaCl का, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या क्या बनता है, याद रखना ये प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनेगा क्लोरीन और एक बनेगा हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं जब भी आप क्लोरोएल्कली प्रोसेस देखो नाम से पता चल रहा है। क्लोरीन बनेगी, एल्कली मतलब कोई बेस बनेगा, ये वाला बेस। तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस कब होता है, जब ब्राइन सोल्यूशन यानी NaCl एक्वस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम याद कर लेना, क्लोरोएल्कली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। तो कौन कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लोरीन एनोड पे बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड में बनता है, ठीक है, याद रखना। और रेशो 1:1 होता है, इनका जो वॉल्यूम रेशो होता है 1:1 होता है। तो क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव आयन है तो ये एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे बनेगा, और कैथोड पे आपका कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एनोड पे जाएगी, और हाइड्रोजन गैस क्योंकि पॉजिटिव है, क्लोरीन के साथ है तो पॉजिटिव मानी जाएगी, तो ये नेगेटिव के पास जाएगी। तो एनोड पे आपका क्लोरीन गैस जाएगा, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा। तो ये क्लोरोएल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पूछे तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी ब्राइन सोल्यूशन में पास करते तो हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। ओके, तो क्वेश्चन 5 का आंसर सी ऑप्शन है। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन पे टिक किया है कमेंट करके जल्दी से बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन में है आपका मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, और फिर उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो पहले आप मैचिंग कर लो, फिर ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है अ नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी नॉन मेटल। नॉन मेटल वैसे जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा फेडेड होती है, यानी उनमें चमक नहीं होती है। बट कुछ नॉन मेटल होती है एक्सेप्शन में, जो ना लस्ट्रस होती है, शाइनी होती है बहुत ज़्यादा। नॉन मेटल शाइनी नहीं होती है, बट एक्सेप्शन में कोई एक्सेप्शन आपको याद करने पड़ेंगे। तो नॉन मेटल जो शाइनी नॉन मेटल हो, तो शाइनी नॉन मेटल आयोडीन होती है, ठीक है, ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। नॉन मेटल लस्ट्रस जो शाइनी नॉन मेटल होती है वो आयोडीन होती है। एंड मेटल जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, वैसे तो आपने पढ़ा मेटल जो होती है गुड कंडक्टर होती है हीट की, बट एक्सेप्शन आपको याद करने, तो जितने भी मेटल और नॉन मेटल के एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। तो पुअर नहीं होती मेटल, आपकी गुड कंडक्टर होती है, बट ऐसी मेटल जो पुअर कंडक्टर भी हो तो वो भी एक्सेप्शन में आती है। तो पुअर कंडक्टर वाली जो मेटल है वो लेड है, PB लेड को कहते हैं, ठीक है। तो लस्ट्रस शाइनी वाली जो है आयोडीन है, पुअर कंडक्टर आपकी लेड है, लेड का सिंबल है PB। नेक्स्ट है आपका अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल वैसे जनरली सॉलिड गैसेज होती है, सॉरी, बट लिक्विड एक अकेली है। कौन सी है वो याद रखना, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड रहती है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है, सी ऑप्शन पे ब्रोमीन आंसर है। उसके बाद आपका मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। मतलब मेटल जो होती है वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनका, बट ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है। तो मेल्ट जो हो जाए आसानी से, उस मेटल का नाम है आपका सीजियम, CS। तो मेटल जो मेल्ट हो जाती है उसको हम सीजियम कहते हैं, CS। ओके, तो यानी कि ए का आंसर क्या है आपका, ए का आंसर लस्टर शाइनी का आयोडीन है। तो देखो फर्स्ट को तो थर्ड से मैच करना है, फर्स्ट को किससे मैच करना है, थर्ड से। अब फर्स्ट का थर्ड वाला कौन कौन सा है, देखो ए ऑप्शन का थर्ड, ये आंसर मिल गया ना मेरे को। तो ए का सेकंड, ए का फोर्थ, ये दोनों तो कट गए। ए का थर्ड, ये दो, ये मिल गया। अब इन दोनों में चॉइस करो। बी का क्या दिखा बताया मैंने, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर क्या था हमारा, लेड। तो सेकंड का फर्स्ट है। अब बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट इसमें है कि इसमें है, यानी ये वाला ठीक है आपका। तो ऐसे करके ना जो पहला और दूसरा मिल गया ना आपको, तो जो बिल्कुल आपको मिल जाए, बिल्कुल करेक्ट आपको पता हो आंसर, पहले वो वाला ढूंढ लिया करो ऑप्शन, तो बाकी के 2 ऑप्शन हट जाते हैं आपके। तो इजीली आप 2 में से चॉइस कर सकते हो। तो ये वाला आंसर है इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। ओके, तो किस किस बच्चे ने इस ऑप्शन पे टिक किया ये भी कमेंट करके जल्दी से बता देना। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी हम इसके 7th 8th 9th 10th को भी देख लेते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन है आपका। 7th क्वेश्चन है, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई करना है। तो आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेटल वाले चैप्टर में कि मेटल जो होती है ना वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या करती है। देखो मेटल जो होती है, मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, मेटल ऑक्साइड बना देती है। मेटल, कोई भी मेटल ले लिया आपने, मेटल ऑक्साइड बना देगी, है ना, मेटल ऑक्साइड बना देगी और साथ में ना H2 गैस को वो रिलीज़ करेगी। तो मेटल वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगी। बट सारी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करती, आपको पता है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। जो भी ये वाली मेटल्स होंगी ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो 4 मेटल है हाइड्रोजन की जो नीचे होती है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करती है। ये वाला जो इक्वेशन है मेटल का वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाना, हाइड्रोजन गैस, ये वाली मेटल जो है यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं करेंगी, बाकी ऊपर वाली मेटल सारी करेंगी। अच्छा, वाटर के साथ जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है जैसे सोडियम, पोटेशियम सोडियम, ये दोनों जो होती है, ये तो ना कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है ये दोनों। बट जो नीचे वाली मेटल होती है ना, ये वाली, ये हॉट वाटर के साथ करती है ये वाली। बट जो एल्यूमिनियम, आयरन है ना, ये वाले मेटल्स जो है ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ। तो याद रखना, जो सबसे ऊपर वाली मेटल्स है जो हाई विग्रसली रिएक्ट करती है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, बट जो नीचे वाली मेटल है वो हॉट वाटर के साथ करेगी। बट जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक भी कह सकते हो, ये ना स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है, ये स्टीम के साथ। तो यहाँ बोला ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना हॉट वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। तो कौन कौन सी मेटल है, आयरन और एल्यूमिनियम। ये जो नीचे है ना थोड़ी सी मॉडरेट वाली कह सकते हो, मॉडरेट वाली जो मेटल्स होती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ी कम रिएक्टिव है। तो ये तो कोल्ड वाटर के साथ, ये वाली हॉट वाटर के साथ, और ये वाली जो होती है स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। तो स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम और आयरन। बाकी रिएक्शन तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है करेक्ट। किस किस बच्चे ने टिक किया है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नोटिस दैट अ फिश वॉज ब्रीथिंग फास्टर देन यूजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। आपको पता है ना, जो फिश होती है वो क्या करती है, वो ब्रीथिंग फास्टर करती है। क्यों करती है, क्योंकि फिश जो होती है पानी में होती है ना, पानी में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। तो वो कम ऑक्सीजन होने के कारण वो ब्रीथ बहुत जल्दी करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर है कि क्यों पानी में ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे कम होती है, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द वाटर। तो सी ऑप्शन आंसर है। सारे ऑप्शन जो लगे हुए वो टिक गलत है, जो मैं फाइनल बता रही हूँ वही आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द वाटर। इस कारण से जो फिशेज होती है वो क्या करती है, फिश क्या करती है, फास्टर ब्रीथ करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन, आफ्टर अ लॉन्ग रन एन एथलीट एक्सपीरियंसेस मसल फैटिक, दिस फैटिक इज प्राइमरली ड्यू टू विच प्रोसेस अकरिंग इन द मसल। ये आपने बायो में पढ़ा होगा कि जब लॉन्ग रन करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फैटिक हो जाता है, मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ये मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वैसे बहुत सारे टाइप के हैं, बट मसल वाला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसकी मैं इक्वेशन भी समझा देती हूँ आपको। इसमें जो ग्लूकोज होता है ना वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है 9th का। ओके, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब मसल्स में क्रैम्प आते हैं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ अ प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर विच लाइफ प्रोसेस विल बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड एंड व्हाट वुड बी अ विजिबल सिम्टम। तो जब प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, वाटर से डिप्राइव्ड हो जाएगा, यानी पानी की कमी हो जाएगी, पानी नहीं देंगे, मतलब डिप्राइव मतलब पानी बिल्कुल नहीं देंगे,
तो कौन सा लाइफ प्रोसेस सबसे पहले इफेक्ट होगा? तो देखो पानी किस लिए चाहिए होता है प्लांट्स को? फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो पढ़ा होगा आपने। प्लांट पानी क्यों पानी की हेल्प से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट को सबसे ज़्यादा पहले क्या होगा? जब पानी नहीं दोगे तो फोटोसिंथेसिस उसका जो होगा वो नहीं हो पाएगा और उसकी लीव्स विल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्लांट को पानी ना देने से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा और प्लांट की लीफ विल्ट हो जाएगी। ओके, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। 10th का ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस? कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, बैलेंस करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें से सेरेबेलम जो होता है, बी ऑप्शन, वो क्या करता है? वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इसका आंसर आपका सेरेबेलम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। आई होप सब बच्चों ने इसी ऑप्शन पे टिक किया होगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करो, सारे PYQs इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको जो भी फाइनल पेपर होगा आपका CBSE का वो आपको ईजी लगेगा। तो इसलिए ज़रूर कर लेना। लिंक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैथ्स की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट सेक्शन भी मिलेगा मैथ्स का, उसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। मैच द कॉलम है यहाँ भी, और आपको पहले इसे मैचिंग करके फिर सेलेक्ट करना ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? तो फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा होगा, ये आपका स्पाइरोगोयरा में होता है। तो ए का आंसर 4th है, ए का 4th। पहले तो ए का 4th किस में है? इसमें और इसमें है, यानी इन दोनों में से चॉइस करनी पड़ेगी। इसके बाद यानी ये सी और बी को तो आप हटा ही देना। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगोयरा में होता है। बाकी मल्टीपल फिजन जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम में होता है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम बी का फर्स्ट है। बी का फर्स्ट इनमें से कौन सा? इसमें भी है और बी का फर्स्ट इसमें भी है। तो अभी भी दोनों में से आंसर करेक्ट नहीं मिला मेरे को दोनों का। ये दोनों ठीक है पहले वाले। सी पे डिपेंड करेगा। बडिंग किस में होती है? बडिंग आपकी होती है यीस्ट में। तो सी का सेकंड है। सी का सेकंड इसमें तो नहीं है। सी का सेकंड यानी इसमें है, यानी ये वाला ठीक है ना। बाकी याद भी कर लेना डायरेक्ट। फ्रेगमेंटेशन की एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, ठीक है। और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। और आपका बडिंग जो होती है ईस्ट में होती है। और स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो आपका राइजोपस में होता है। डी का है आपका राइजोपस थर्ड, ये वाला ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आंसर। क्वेश्चन 12 का डी ऑप्शन। किस किस ने ये आंसर टिक किया है कमेंट करके बताना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। तो जिसकी नॉर्मल विजन है उसका लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है? लीस्ट डिस्टेंस का मतलब समझ गए, कम से कम डिस्टेंस कितना होता है जिसमें वो क्लियरली विदाउट स्ट्रेन देख सके। तो जो लीस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम नियर पॉइंट ऑफ आई भी कहते हैं। तो जो लीस्ट डिस्टेंस है विजन का उसको हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट ऑफ आई। तो नियर पॉइंट ऑफ आई 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी अगर फार पॉइंट पूछते तो फार पॉइंट क्या होता है? फर्देस्ट पॉइंट होता है जिससे आई जितनी दूर तक देख पाती है वो इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। बट आपको नियर पॉइंट पूछा है तो 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 25 सेंटीमीटर याद रखना, सेंटीमीटर मीटर भी दिया है, 25 याद करो तो गलत हो जाएगा। 25 मीटर नहीं होता, सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन अ लेजर बीम पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड द स्टूडेंट ऑब्जर्व अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। व्हाट प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? तो ये आपने प्रिज्म वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा लाइट आई वाले चैप्टर में। प्रिज्म में से जब आप बीम पास करते हो तो क्या करता है प्रिज्म ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए प्रिज्म का। प्रिज्म क्या करता है? ये जो बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करते हो ना, तो ये अपने इस पाथ से ना जाके डेविएट मतलब ऐसे करके रिफ्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रिज्म तो एक ग्लास का वो है ना। तो ग्लास से जब भी लाइट जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो पहले तो वो रिफ्रैक्ट करेगा और फिर वो ना उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर में रिफ्रैक्ट कर देता है अलग अलग, और फिर बाहर भी निकाल देता है ऐसे करके। तो
तो ये वाला डायग्राम आपको आता होगा। तो पहले तो ये रिफ्रैक्ट करता है और फिर ये 7 कलर बना देता है। 7 कलर में ब्रेक होने को ना डिस्पर्शन कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर। वाइट लाइट कितने कलर से बनी? 7, तो उसकी स्प्लिटिंग को डिस्पर्शन कहते हैं। तो क्योंकि ये सबसे पहले तो रिफ्रैक्ट हुआ और फिर उसके बाद 7 कलर बन गए, तो स्प्लिटिंग भी हुई है ना, डिस्पर्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्शन होता है प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों हो रहा है। सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ टिपिकल फूड चेन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रॉफिक लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। मतलब सन से अगर स्टार्ट करो तो कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल आएंगे, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। ट्रॉफिक लेवल कैसे बनते हैं? सबसे पहले आपका अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये सबसे पहले प्रोड्यूसर होंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी होंगे, लास्ट में टर्शियरी आएंगे। तो अगर ऐसे चल रहे हो ना, सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिर सेकेंडरी होंगे और लास्ट में टर्शियरी होंगे। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ये ए ऑप्शन वाला आंसर ठीक है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी पे, प्राइमरी से सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से टर्शरी पे, कंज्यूमर पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इफेक्ट। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो ये अगर मैं इनकी बात करूँ, एनर्जी की बात करूँ, तो एनर्जी तो प्रोड्यूसर से टर्शरी पे जब जाती है तो क्या होती है, वो एनर्जी कम होती जाती है। बट केमिकल्स की बात करूँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है ना, केमिकल जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो वो बढ़ते हैं। तो केमिकल जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रोड्यूसर टू जो कंज्यूमर होता है वो बढ़ता है, जबकि एनर्जी घटती है। तो एनर्जी तो एक एक जीरो कम करते जाते हैं, आप 10 से डिवाइड करते जाना इधर से जाते हो तो, मतलब यहाँ 2000 है तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बट अगर केमिकल है ना, तो यहाँ अगर 20 है तो यहाँ 200 हो जाएगा। यानी इसमें केमिकल बढ़ते जाते हैं इधर से इधर जाएंगे तो, और एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने पे कम होती जाएगी। तो केमिकल का जो 1 ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, तो उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल पूछा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है, एलिवेटेड मर्क्यूरी लेवल जो फिश का है, कंज्यूम बाय ह्यूमंस। ह्यूमन जब कंज्यूम करेगा तो बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, यानी कि फिश से ह्यूमंस में जो केमिकल है ना वो बढ़ेंगे, तो एलिवेट होंगे, है ना। बी ऑप्शन इसका ठीक है। मैंने बताया ना, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे यानी ह्यूमंस में जाएंगे प्रोड्यूसर से, तो केमिकल्स बढ़ जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसी डिटेल सोल्यूशन और कंसेप्ट आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के वीडियोस में भी, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन बी और सी को भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और वीडियो को लाइक भी कर देना, आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। अभी हम इसके एजर्शन रीज़न को देख लेते हैं। एजर्शन रीज़न में 4 स्टेटमेंट है, सबको पता है। अब देखो 17 क्वेश्चन। एजर्शन है, बेकिंग सोडा यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो सबको आता है ना। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा किस किस काम आता है? ये आपका केक बनाने में काम आता है, जब इसमें टार्टरिक एसिड मिक्स करते हो तो केक बनता है ना। उसके अलावा ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है, इसे माइल्ड बेस भी कहते हैं। माइल्ड बेस है ये एक। तो बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है, यानी आप इसे खा भी सकते हो ना, तो माइल्ड बेस है ये, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ठीक, एजर्शन ठीक है इसका। बेकिंग सोडा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जब हीट करते हैं, और इससे वो फ्लेम को बुझाने में या आग को बुझाने में हेल्प करता है। यस, बिल्कुल ठीक है। बेकिंग सोडा जब हीट होता है ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ऑक्सीजन मतलब ब्लैंकेट बना के जो आग लगी है उसको बुझा देगी, है ना, एयर सप्लाई को कम कर देगी। तो बिल्कुल ठीक है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और फिर आग को बुझा देता है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए ऑप्शन है। 17 का आंसर आपका ए ऑप्शन है। तो 17 का आंसर एजर्शन रीज़न दोनों ट्रू है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेड्स सच एस आई कलर, हाइट,
ये सब एग्जाम्पल है इनहेरिटेड ट्रेड की। इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो आप एक्वायर्ड करते हो, है ना। तो ये इनहेरिटेड ट्रेड मतलब आपको आपके जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनसे मिलती है ना। तो यस, आई कलर, हाइट, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट होती है, बिल्कुल ठीक है। दीज ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस सोलरली बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है? नो, ये तो आपको इनहेरिटेड होती है ना। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, ये गलत है। तो एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर है। एजर्शन सही बट रीज़न गलत, सी ऑप्शन है 18 का आंसर, सी ऑप्शन 18 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एजर्शन है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हैज़ नो लिमिट, जो लेंस का मैग्निफिकेशन है उसका कोई यूनिट नहीं है। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों में हाइट हाइट है, मान लो हाइट मीटर में और इसकी हाइट भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया ना, क्योंकि रेशो है ये सेम चीज़ का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई रेशो होता है सेम यूनिट का तो उसकी कोई यूनिट नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है। और फिर रीज़न भी कह रहा है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जब निकालते हैं तो आपको मैग्निफिकेशन मिलता है, जो मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल ठीक है रीज़न भी। और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों इसकी यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों हाइट का रेशियो है। तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि इसकी यूनिट क्यों नहीं, क्योंकि दोनों हाइट, ये मैग्निफिकेशन हाइट का रेशियो होता है। तो रीज़न ठीक है, एजर्शन ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है 19 का। अगला क्वेश्चन देखो। एजर्शन है ह्यूमन एक्टिविटी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोसिस्टम, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी से इकोसिस्टम जो होता है वो प्रभावित होता है। यस, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी किसको चेंज कर सकती है, इकोसिस्टम को चेंज कर सकती है, बिल्कुल ठीक है असर्शन है। एक्टिविटी सजेस्ट डिफॉरेस्टेशन, ये सब डिफॉरेस्टेशन पॉल्यूशन ये कौन कर रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू तो हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन पॉल्यूशन से जो आपका हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। तो बायोडाइवर्सिटी और ये जो हैबिटेट है ये सब इकोसिस्टम है ना, तो ये हमारे जो काम है ह्यूमन एक्टिविटी है इनके थ्रू खराब हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी ठीक है, रीज़न से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि कैसे इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है। तो एजर्शन रीज़न ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी ए ऑप्शन है। यानी कि 17 का भी ए है, 19 का भी ए, 20 का भी ए, बट 18 का सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से एजर्शन रीज़न आए हुए थे। अब इसके सेक्शन बी को भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी सेक्शन सी और डी को हम नेक्स्ट पार्ट पे कवर करेंगे। सेक्शन बी में देखो 21st क्वेश्चन, स्टूडेंट नोटिस दैट सम बटर लेफ्ट आउट एट रूम टेम्परेचर डेवलप एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, ओवर टाइम, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ दिस फिनोमिना। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के कि जो बटर या ऑयल से बनी चीज़ें होती है, अगर आप उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हो तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो ये फिनोमिना आपने पढ़ा होगा, ये फिनोमिना होता है रेंसिडिटी। तो याद आया होगा कुछ। तो ये फिनोमिना तो है रेंसिडिटी। अब ये किस कारण से हो रहा है, जब फैट एंड ऑयल या बटर जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रेंसाइड हो जाता है। रेंसाइड का मतलब उसमें स्मेल आने लगती है, उनकी स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो फिनोमिना क्या है, रेंसिडिटी। तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो 21st। अब अगला देखते हैं। तो देखो 22nd क्वेश्चन देखेंगे। डिफ्रेंशिएट करना है ब्लड एंड लिम्फ को इन ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ब्लड और लिम्फ में डिफ्रेंशिएट करना है, 2 पॉइंट है, कंपोजिशन और फंक्शन। तो ब्लड का कंपोजिशन और फंक्शन बताना है, ऐसे लिम्फ का भी कंपोजिशन और फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना था कंपोजिशन में। तो ब्लड का कंपोजिशन की बात करें तो वो उस किस से बनता है, ब्लड इज कंपोज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा एक फ्लूइड, इन सब से ब्लड बनता है। तो इस यहाँ तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ये लिखना था। एंड लिम्फ की बात करूँ तो लिम्फ किस से बनता है, डब्ल्यूबीसी से, प्रोटीन से, सॉल्ट से, ग्लूकोज से, फैट से एंड वाटर से, ये सब से लिम्फ बनता है। तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इट इज़ कंपोज ऑफ दिस 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 एंड लिम्फ कंपोज ऑफ दिस दिस दिस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको, अच्छा ये सेकेंड पॉइंट है, सॉरी ये सेकेंड है ना, यहाँ पे सेकेंड नंबर डाला हुआ है इन्होंने, तो सेकेंड पे ये लिखना था। फिर थर्ड की बात करते हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट है, तो पॉइंट ही बिल्कुल ध्यान से लिखने हैं। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे लिखना था आपको कनेक्ट, इसका फंक्शन बताना है थर्ड पॉइंट पे। तो ब्लड का क्या फंक्शन है, ये जितने भी सिस्टम है बॉडी के उनको कनेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे ये आएगा। और फोर्थ नंबर पे आपको बताना है, फोर्थ नंबर पे
इसका लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज टू द ब्लड, ब्लड को एंटीबॉडीज ट्रांसफर करता है। तो लिम्फ क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी एंटीबॉडी टू द ब्लड, ये इसका फंक्शन है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही से लिखने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, इसमें से ए या बी ऑप्शन में से कोई एक करना था। ए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हाउ डू स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, एक्सप्लेन। तो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, स्टोमेटा की हेल्प से हो रहा है। तो ये कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन में, तो इसका ए वाला ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का इन्वायरमेंट के साथ, एंड ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एक ओपनिंग क्रिएट करता है स्टोमेटा, ताकि वाटर का क्या करा जा सके, एवोपरेशन किया जा सके। तो फोटोसिंथेसिस में तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है स्टोमेटा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। और जो दूसरा है ट्रांसपिरेशन में, ये क्या करता है, स्टोमेटा ओपनिंग क्रिएट करता है जिससे वाटर एवोपरेट हो सके। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखो, बी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस एंड लिस्ट 2 अदर कंपोनेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल क्या काम करती है, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में और कौन सी 2 चीज़ें और ज़्यादा और चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल का काम तो है ये तो फंक्शन है पहला पार्ट। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है सनलाइट का, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट में पूछा है कि और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्लोरोफिल तो चाहिए, ये तो क्लोरोफिल का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल, तो ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24th है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 4 करेक्टरिस्टिक बताने हैं इस टाइप की मिरर की इमेज के। तो पहले तो आपको देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब आपको यू दिया है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहते हैं, यू हमेशा नेगेटिव लेना चाहिए, साइन कन्वेंशन आपको बता रखे थे। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, और इसका कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ मतलब एफ दिया हुआ है 15, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, हमेशा याद रखना, तो इसलिए +15 लो। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि मिरर बोला ना, तो ये मिरर फॉर्मूला लगाना है आपको। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f 1/v + 1/u। तो 1/f की जगह प्लस का 15, v निकालना है आपको, u कितना है -30। अब ये निकालना है तो इसको वहाँ लेके जाओ, देखो ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, इस साइड तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब एलसीएम ले लो 15 और 30 का, क्योंकि ये निकालना तो ये वहाँ गया ना, तो ये प्लस माइनस, अभी माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लिया 15 13 का, 30 आएगा, 15 में 30 2 पे आता है तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 में 30 1 पे आता है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3/30 कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3 10 जा। अब ये 1/10 है और ये 1/v है, तो उल्टा करो इस v को, तो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, तो 10/1 यानी 10 सेंटीमीटर। तो v आपका +10 आ रहा है, प्लस v भी पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ से आपको 4 चीज़ें बतानी थी कि क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो सबसे पहले तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, क्योंकि v पॉजिटिव आया ना, v पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, और जब आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे ना v/u माइनस का, तो ये 1/3 आएगा, देखो ऊपर कम आ रहा है नीचे ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर आ रही है इमेज, जो है इमेज स्मॉलर देन, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1/3 है, 1 से कम है ना। और इमेज जो है हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ ना, तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, या एग्जैक्ट फोकस पे बनेगी, बट उस फोकस से आगे नहीं जाएगी। तो ये इसके 4 पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, अ बल्ब कनेक्टेड टू अ बैटरी इज रेटेड फॉर 80 वॉट एट 120 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बल्ब की 80 वॉट का मतलब पावर दी हुई है, और 120 वोल्ट का मतलब वोल्टेज दी है। तो ये यूनिट देखा करो, यूनिट से आपको पता चल जाएगा गिवन क्या है। ये पावर है और ये वोल्टेज है, तो पावर 80 वॉट है और वोल्टेज 120 वोल्ट है, एसआई यूनिट है, कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। तो देखो पावर के आपको बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सबको याद करना पड़ेगा। पावर का एक मेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो VI है, V/I। अब यहाँ पे I को अगर मैं ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ सबको आता होगा, V = IR, तो I मेरा V/R होता है।
तो आई वी बाई आर अगर रखती हूँ तो वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर आप वी को रिप्लेस कर दो आई आर में, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या पावर हीट एनर्जी इंटू टाइम। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं पावर के, इनको याद रख लेना। अब आपको देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पी और वी पता है और मेरे को आर निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा ले, पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, क्योंकि इसमें पी वी दिया है और आर निकालना है। तो अब यहाँ पे आर निकालना है, तो आर तो डिवाइड में है, तो इसको यहाँ भेज दो और इसको नीचे ले आओ, तो आर होगा वी स्क्वायर बाई पी, वी यानी 120 इंटू 120, 2 बार है ना स्क्वायर है। अब पावर कितनी है 80, 0 से 0 कटा, 4 2 जा, 4 3 जा, फिर 2 से ये काट दो, 63 जा, 180 ओम आ जाएगा। ओम में आती है रेजिस्टेंस, किस में आता है, रेजिस्टेंस ओम में आता है, ओम है, ठीक है। तो ये 180 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका, उसमें आपको करंट निकालना है। अब करंट के लिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला ले लेना है, पावर वी इंटू आई। तो पावर वी इंटू आई, वी कितना है 120, आई निकालना है आपको, और पावर 80 है। अब आई निकालना है तो वी को इधर से इधर भेजो, तो 80/120, 0 से 0 का 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3, 2/3 का मतलब समझते हो, 2/3 का मतलब 2 तो अंदर आएगा, 3 बाहर आएगा, जो न्यूमरेटर है वो अंदर आता है, 3 डिनोमिनेटर बाहर आएगा। अब 3 पे 2 तो आएगा नहीं, 20 बनाने के लिए 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, ऐसे करके 6 6 बार बार आता रहेगा। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन 0.67 एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस सारे फॉर्मूले आने चाहिए, ताकि आपको देखना है कि किस टाइम पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो जो आपका करंट है वो 0.67 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, वायर रजिस्टेंस आर है, आई करंट है उसके पास, और आपको बोला है कि हीट टी टाइम पे कितनी बनेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है आपको। तो हीट एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आपको आता होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वही आपको फॉर्मूला बनाना है। हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो आई के लिए आई कैपिटल लेने को कहा है इन्होंने, और आर भी कैपिटल, तो आई स्क्वायर आर टी, हीट एनर्जी ये बन जाएगी टी टाइम पे। उसके बाद इन्होंने बोला है सेकेंड ऑप्शन पे, व्हाट इफेक्ट वुड डबलिंग द करंट हैव ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर आपने करंट को डबल किया तो हीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इसी फॉर्मूले में ना मैं आई, अब न्यू वाली हीट निकाल रही हूँ, तो डैश लगा दिया, आई की जगह मैंने डबल आई कर दिया, डबल करना है ना, आई को डबलिंग करनी है करंट को, तो डबल आई कर दिया, और उस पर स्क्वायर लगा था। देखो इस आई पे स्क्वायर, इस पूरे पे भी स्क्वायर लग जाएगा, इंटू आर इंटू टी। आर और टी को चेंज नहीं किया, वो ऐसी का ऐसी, बस आई को हमने डबल आई किया, फिर न्यू हीट निकालनी है। तो देखो 2, ये स्क्वायर जो है 2 पे भी और आई पे भी, 2 का स्क्वायर 4 और आई पे स्क्वायर, आई स्क्वायर आर टी। देखो आई स्क्वायर आर टी तो यहाँ भी था, तो उसको तो मैंने साइड कर दिया। ये कितना टाइम्स, नई वाली हीट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो यानी हीट जो है 4 टाइम्स प्रोड्यूस हो जाएगी अगर मैं आई को डबल करती हूँ, तो 4 टाइम्स हीट में चेंज आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखो इसका, व्हाट इफेक्ट वुड डबल, ये तो हो गया, तो इसका आंसर क्या है, हीट 4 टाइम्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ हर्बीवोरस इज नोटेड। एक इकोसिस्टम में अगर मैं हर्बीवोरस को हटा दूं, हर्बीवोरस यानी कि हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होते हैं ना, ग्रास होती है, ग्रास के बाद उनको खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं, है ना, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। उसके बाद कार्निवोरस होंगे, है ना, क्या पता हर्बीवोरस को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर भी खा रहा हो, बट मैं छोटी छोटी अगर फूड चेन बनाऊं, तो सबसे पहले ग्रास को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, है ना। तो ये है, अगर मैंने इनमें से हर्बीवोरस हटा दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस किस पे इफेक्ट बोला, हर्बीवोरस हटाने से प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, ग्रास हुआ ना, ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ग्रास में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो प्रोड्यूसर है या ग्रास है या प्लांट्स है वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, है ना। तो प्लांट जो होंगे वो अफेक्ट होंगे, वो मर भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन, ठीक है, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि हर्बीवोरस हट गए, हर्बीवोरस अगर हट गए तो ग्रास क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, बहुत ज़्यादा। अगर ये घटा, हर्बीवोरस घटा, तो ग्रास जो होगा, इसके कम होने से क्या होगा, ग्रास बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इनको ग्रास को खाने वाला तब कोई है नहीं, तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो अफेक्ट होंगे, क्या पता डाई भी हो जाए, मर भी जाए, क्यों, क्योंकि जब ये बहुत बढ़ जाएंगे तो इनका जो स्पेस है, न्यूट्रिएंट के लिए इनकी में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये डाई हो जाएंगे, है ना, प्रोड्यूसर मर जाएंगे। अच्छा ये घटा, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये घट गया तो ये भी तो घट सकता है, क्योंकि अब इनको कहाँ से खाना मिलेगा, हर्बीवोरस तो हट गए ना, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होंगे वो भी भूखे मर जाएंगे, स्टार्व हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे,
हर्बिवोरस के एब्सेंस में। तो यानी कि प्रोड्यूसर बढ़े तो सही, लेकिन बढ़ने से क्या होगा, उनका कंपटीशन स्पेस और न्यूट्रिएंट के लिए बढ़ेगा, जिसके कारण भी वो भी मर जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरी जो बैलेंस जो हमारी फूड चेन है ना, वो अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी एक के इफेक्ट से ये भी इफेक्ट होगा और ये भी इफेक्ट होगा। तो ये इफेक्ट पहले तो बढ़ेगा, बट बढ़ने से इन पे स्पेस और न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिसके कारण ये मर जाएंगे। और ये तो पक्का मरेंगे, क्योंकि ये हट गए तो ये भूखे हो जाएंगे ना, तो स्टारवेशन के कारण ये मर जाएंगे, सेकेंडरी वाले भी कार्निवोरस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है ये। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी और सेक्शन डी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट का लिंक। तो उसको चेक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी आपको आंसर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इन सब के आंसर आपको डिटेल सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, सेक्शन सी के, सेक्शन डी के, और जितने भी PYQs हैं हमने प्रीवियस ईयर के भी कर रखे हैं, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक ज़रूर कर लेना। तो कैसा गया एग्ज़ाम ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, जिनका हुआ, और जिनके अभी नहीं हुए उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, पूरे प्लेलिस्ट की भी और इस पेपर की भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले पार्ट में हम इनके डिटेल सोल्यूशन करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से कोई भी क्वेश्चन पेपर हो उसे अटेम्प्ट कर सके।